हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो रनिंग में चैप्टर चल रहा है। रनिंग में चैप्टर मतलब हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में मैंने आप लोगों को ये बताया है कि अर्थ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों लगाती है, क्या रीज़न होता है, किस वजह से अर्थ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है एवरी पार्टिकल्स पे। ये भी मैंने आपको बताया था इसके अलावा कि ग्रेविटेशन के बारे में न्यूटन ने बताया था, सर आइजैक न्यूटन ने बताया था सबसे पहले, और उन्होंने एक लॉ दिया था इस पे, वो लॉ था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आज हम उस लॉ के बारे में बात करेंगे कि न्यूटन ने क्या लॉ दिया था, क्या कहा था। आप लोग समझिएगा एक बार स्टेटमेंट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में सबसे पहले स्टेटमेंट देखिएगा, एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल्स। यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं विद अ फोर्स। किसके साथ अट्रैक्ट करते हैं, फोर्स के साथ। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, that is directly proportional to the product of their masses। तो वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज, मासेज के प्रोडक्ट के क्या है, डायरेक्टली डिपेंड करता है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ देयर सेंटर। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, उनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये हम फोर्स की बात कर रहे हैं। फोर्स क्या करता है, ये फोर्स डायरेक्टली डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज। मतलब उनका जो प्रोडक्ट हो रहा है उसके मासेस का जो प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा, और जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतना कम फोर्स लगेगा। अब इसको आप समझना, किससे, डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने एक पार्टिकल बना लिया कि ये कोई यूनिवर्स में पार्टिकल है। इस यूनिवर्स में पार्टिकल को मैंने नाम दे दिया स्मॉल एम, m1। इसका मास हो गया m1। दूसरा पार्टिकल मैंने यहाँ पे बना लिया, इसको मैंने कह दिया m2, मास 2। इन दोनों पार्टिकल्स का जो सेंटर है, ये सेंटर हो गया यहाँ पे, इसका ये सेंटर हो गया। इनकी दूरी यहाँ से सेंटर से लेके इसके सेंटर की दूरी कितनी हो गई, स्मॉल r। अब ये दोनों पार्टिकल आपस में क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये फोर्स कौन सा वाला फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है। न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन ने कहा जब टू पार्टिकल्स है यूनिवर्स में तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो मास m1 मान लिया, m2 मान लिया। और यहाँ पे आप देखिएगा इस चीज़ को, अ फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो F जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है, तो F और ये डायरेक्टली डिपेंड का साइन लगा दिया मैंने। m1 m2, ये m1 और ये m2 डायरेक्टली डिपेंड कर गया। ये पहली बात कंप्लीट हो गई, इसको मैंने इक्वेशन 1 कर दिया। उसमें दूसरी बात क्या कही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रहा है तो ये F इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस क्या है r, और उसका स्क्वायर क्या हो गया, r स्क्वायर। F is directly proportional to m1 m2 and F is inversely proportional to 1 upon r square। दोनों को साथ लिख देते हैं। अब दोनों को साथ लिखेंगे तो आप देखना, दोनों का अगर मैं साथ लिखूंगा तो कैसे लिख सकता हूँ, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। F is directly proportional to m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और ये प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटेगा, जीवन में हमेशा याद रखना कि जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा एक कांस्टेंट लगेगा। अभी से ये चीज़ आप लोग समझ लेना कि जब ये हटाया जाएगा यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन, तब यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट लगेगा। तो F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। G यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, जिसे अपन क्या कहते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये हो गया आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट हो गया यहाँ पे।
g इक्वल टू यूनिवर्सल कांस्टेंट। और जो हमारी g की वैल्यू होती है, g की वैल्यू कितनी होती है, g की अगर अपन न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो g की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ये होती है आपकी g की न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये था हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हमें न्यूटन ने दिया था। हमने बात करी किसकी, हमने बात करी g की न्यूमेरिकल वैल्यू की। g की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। लेकिन इसकी SI यूनिट क्या होगी? अगर अपन इसकी पूरी वैल्यू को लिखना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया 6.67 इंटू 10 की पावर -11। लेकिन यूनिट क्या लगाएं? तो यूनिट लगाने के लिए आपको फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा। फॉर्मूला देखिए, F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो सबसे पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ, तो ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बराबर जी m1 m2। और बात करनी है किसकी, जी की बात करनी है। तो जी की बात करनी है तो हम इसको कैसे लिख देंगे, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब यूनिट निकालनी है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, आर क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन मास की यूनिट होती है किलोग्राम, और एक और किलोग्राम, मतलब 2 बार मास है तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये हमारे न्यूमेरिकल में काम आएगी, ये वैल्यू हमारे कहाँ काम आएगी, न्यूमेरिकल में। तो आपको पता लग गया। अब हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और उसके साथ जो आपका जी था उसकी वैल्यू और उसकी एसआई यूनिट। तो ये था हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था।